अब एकदम ही समय नहीं है, काफ़ी माने समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं हम। मैं अध्यक्ष जी उठ चुकी हैं अपने आसन से ही। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सत्य को कि वो आए और अध्यक्षीय भाषण दें। मैंने उन पर भी समय सीमा लगा दी है, नाराज़ भी हो रही थी। भाई सम्मानीय मंच और सभा कक्ष में उपस्थित मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, देश विदेश से पधारे हमारे हिंदी प्रेमी साहित्यिक बंधुओं, इतू ने मेरे ऊपर बहुत कड़ी पाबंदी लगाई है, लेकिन मेरी भी मुश्किल है। हमारे सत्र का विषय है उड़ीसा, बंगाल और अंडमान निकोबार क्षेत्र में हिंदी की दशा और दिशा। उड़ीसा प्रांत पर हमारे सुधी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से उड़ीसा में होने वाले हिंदी की पढ़ाई, वहाँ के विश्वविद्यालयों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, साहित्य की स्थिति पर विस्तृत परिचय दिया। इसके लिए मैं उनका साधुवाद करना चाहूँगी। और मणिपुर पर डॉक्टर यशवंत जी ने बड़े विस्तृत तरीके से वास्तविक रूप में जिस दशा और दिशा की आज हम बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ। इस वक्तव्य पर ओम प्रकाश जी ने एक दुख प्रकट किया कि हिंदीतर प्रांतों के आलोचक, हिंदीतर प्रांतों के लेखकों और साहित्यिकों को हिंदी भाषी प्रांत में प्रोत्साहन, स्वीकृति, उदारता नहीं मिलती। मैं उनको बताना चाहूँगी कि यदि आंकड़े इकट्ठा किए जाएं तो जिस हिंदी पर हम गर्व करते हैं, जिस हिंदी साहित्य को लेकर हम यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें अधिकांश बहुत सारे लेखक, साहित्यकार, प्रतिष्ठित लोग ऐसे हैं जो हिंदीतर प्रांतों से हैं। और प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता। आपका सत साहित्य है, सच्चा साहित्य है, सुधी लेखन है, तो उसे जन स्वीकृति मिलती है। किसी आलोचक का वह प्रमुखापेक्षी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जिस हिंदी को लेकर हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी हिंदी साहित्य के जानकार, पढ़ने लिखने वाले, उसके अध्येता बैठे हैं। वह हिंदी किसी प्रांत विशेष की हिंदी नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। मैं उसके तात्विक गठन में, ऐतिहासिकता में नहीं जाती। इसलिए प्रांतों से उस हिंदी का विरोध, यदि कहीं मन में इतना सा भी हो, तो मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि आप उसको निकाल दें। अभी हमारे ही एक वक्ता ने कहा था, हिंदी की दशा सुधर सकती है यदि हम अपने चिंतन की दशा सुधार लें। मैं मानती हूँ कि यह हिंदी, जिस हिंदी की बात हम कर रहे हैं, वह हिंदी हमारे संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर हमें साम्राज्यवाद, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने वाली भाषा है। वह हमारी मुक्ति की भाषा है, वह हमारी स्वतंत्रता की भाषा है। और इतिहास के जानकार इसको मानते हैं कि इस हिंदी का विकास कैसे हुआ। उड़ीसा पर आपने बहुत सारी बातें सुनी, बंगाल पर कोई बात नहीं हुई। बंगाल की जिस सरजमी पर आज कलकत्ते की जिस
जिस महानगरी में, कलकत्ता महानगरी में यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हो रहा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, उसका, उसकी दशा का, दिशा का, उसके विकास का, उसके संवर्धन का, उसके प्रवर्धन का एक स्वतः प्रमाण यह एक व्यावसायिक घराने के द्वारा आयोजित किया हुआ इतना बड़ा हिंदी भाषा का महाकुंभ स्वतः है। इसी सरजमी पर आप सभी इतिहास जानते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय की बाध्यता है, लेकिन मैं अब हमारे छात्र तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन विदेशों से और देश के अन्य देशों से जो हमारे प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि वे बंगाल की हिंदी भाषा की समृद्धि की ऐतिहासिकता को जानना चाहते हैं तो उन्हें 2-3 पुस्तकों को अवश्य देखना होगा, जिसमें एक पुस्तक है हिंदी साहित्य बंगीय भूमिका, जिसका प्रथम संस्करण निकला था 1983 में और द्वितीय संस्करण निकला था 2014 में। प्रकाशक थे भारतीय विद्या मंदिर, जो हमारे आज के आयोजक करता हैं, और यह पुस्तक संपादित है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा। दूसरी पुस्तक जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी, हिंदी पत्रकारिता हमारी विरासत 2 खंडों में है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर शंभुनाथ जी ने और रामनिवास द्विवेदी जी ने। हमारे भारतवर्ष के अन्य प्रांतों से जो हमारे प्रतिभागी इसमें आए हैं, वे इन पुस्तकों पर जाएंगे तो हमारी ऐतिहासिकता को स्वतः जान जाएंगे। अब सूत्र रूप में मैं जो बातें कहना चाहूँगी कि बंगाल में हिंदी का विकास, हिंदी की पढ़ाई, हिंदी की लिखाई, हिंदी में रचना, हिंदी साहित्य की रचना में बंगाल किसी भी हिंदी भाषी प्रांत से कम नहीं है। हमारे यहाँ सभी विद्यालयों में पास कोर्स के स्तर पर कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में, ऑनर्स के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। सिर्फ इसका उल्लेख भी कई बार अपने प्रिंसिपल काउंसिल में और बड़ी बड़ी मीटिंगों में मैंने किया था कि जादवपुर विश्वविद्यालय में हिंदी क्यों नहीं है, वहाँ भी होना चाहिए। यदि होता तो मुझे अच्छा लगता। दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी जानकारी के लिए, और हम हिंदी वाले यहाँ जो रहते हैं वे जानते हैं कि हमारी सरकार ने यहाँ एक हिंदी महाविद्यालय की स्थापना की है, जहाँ हम हिंदी भाषी छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से कर सकते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक लंबे संघर्ष के पश्चात पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी में दिए जाने लगे हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र का पालन होता है। 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की बंगला, 50 नंबर की अंग्रेजी। चूंकि अंग्रेजी वैकल्पिक नहीं है, वह आवश्यक भाषा के रूप में 50 नंबर की है। बिल्कुल 5 मिनट में शेष कर रही हूँ, 5 मिनट तो होने दो। त्रिभाषा सूत्र के रूप में की जा रही है। उसमें मेरा मानना है कि हिंदी भाषियों के लिए जो 50 नंबर की हिंदी है, यदि वह हम जैसे अंग्रेजी कंपलसरी है, अनिवार्य विषय के रूप में है 50 नंबर की, वैसे ही बंगला और हिंदी, मैं सिर्फ हिंदी को नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदी भाषियों को बंगला जाननी, लिखनी, पढ़नी भी आवश्यक है। जब तक आप दूसरे की भाषा नहीं सीखेंगे तो प्रांतीयता के दौर में, प्रांतीयता के स्तर पर लोग आपकी भाषा क्यों सीखेंगे। एक और मूल बात, संभवतः बहुत लोगों को यह नहीं मालूम होगी कि हमारे सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में जितने ऑफिसर्स हैं, जितने अधिकारीगण हैं, उनको जो अहिंदी भाषी हैं उनको छमाही
अपने विभाग की परीक्षा देनी पड़ती है, और जब तक वे उस विभाग की परीक्षा में, विभागीय परीक्षा में पास नहीं करते हैं, तब तक उनका इंक्रीमेंट रुक जाता है। यह भी एक बड़ा कदम है जिससे हमारी आज की बंगाल की नई पीढ़ी हिंदी भाषा में कहीं किसी से लच्च नहीं है, धीमी नहीं है। अब अपनी अंतिम बात, बहुत सारी बातें हुई। हिंदी संपर्क की भाषा है, हिंदी बाजार की भाषा है, हिंदी व्यापार की भाषा है। फिर ट्विस्ट कहाँ है? बिल्कुल, एक बस यही काम संक्षेप हो रहा है। ये ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट ये है कि 1950 में हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया, और उस समय कहा गया कि ये 15 साल के लिए हम इसको एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, जब तक हम भाषा में अपने सारे कार्यालयों के कार्य को करने के लिए अपनी हिंदी को समृद्ध नहीं कर लेते। और जब भी ये समय सीमा समाप्त होती है, 10 साल का कार्यकाल 6 महीने पहले एक मीटिंग करके और बढ़ा दिया जाता है। यह वास्तविकता मैं कई सारे हिंदी राजभाषा ऑफिसरों से बात करके आपको बता रही हूं। यह सरकारी नीति है, ढुलमुल नीति है। बहुत दिन हो गए कि हम कोश बना रहे हैं, हम पारिभाषिक शब्दावली बना रहे हैं। अरे और कितने वर्षों तक आप पारिभाषिक शब्दावली बनाइएगा? जनता को जितना करना है, जनजीवन को जितना करना है, उसने हिंदी के लिए अपना किया है। और जैसा कि एक दो वक्तव्य में भी ये बात आई, इस सम्मेलन में इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? मेरा मानना है कि ये सारा भारतवर्ष पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक हृदय में धड़कता है, एक जैसी सोच में धड़कता है। आपका साहित्य, आप खाली लिपि बदल दीजिए और भाषाएं अपने लिखिए। अवधी की लिपि देवनागरी है, ब्रजी हिंदी नहीं है, मैथिली हिंदी नहीं है, लेकिन सोचते हम साहित्य एक जैसा है, तो खाली लिपि बदल दीजिए तो प्रांतीयता के ये झगड़े मिट जाएंगे। और इस तरह से एक रेजोल्यूशन पास करके यदि हम सरकार के पास भेजते हैं कि अब बहुत दिन हो गए, इतनी और प्रतीक्षा नहीं, हमारी जो राजभाषा है उसको सिर्फ कागज़ में नहीं, उसको वास्तविक रूप में उसके पद पर आसीन कीजिए। आपने हमको सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी वक्ताओं को। इस सत्र का बड़ा केंद्रीय विचार रहा कि जो आपने बात कही कि हिंदी प्रांत के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, विद्वानों को, उनको घर के बुजुर्ग की उदारता की भूमिका निभानी चाहिए। हिंदीतर प्रांतों में होने वाली रचनाओं और वहाँ पर हो रहे लेखन को यदि आप हिंदी प्रांतों के आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, अज्ञे और उनसे लेकर के तुलना करने लगेंगे, तब तो आप एक सेकंड में खारिज कर देंगे उनको। तो उस समय ये तो निश्चित रूप से इस उदारता की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी को भारतीय भाषाओं में बड़ी 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 बहन की भूमिका अदा करनी है, और उसमें उस उदारता की आवश्यकता है कि लो साहब ये कोई रचना आई और बस ठीक है, ना ये तो क्यों कि हमारे दिमाग में तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, तो उसकी तुलना करने लगे। तो यदि हमको निश्चित रूप से देश में प्रतिष्ठित करना हिंदी को, तो हमको उसकी बड़ी बहन की भूमिका को बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से निभाना पड़ेगा। और अब इस सत्र के जो अच्छा एक सूचना मैं आपको दे दूं कि इसके बाद में, जैसे भोजन के बाद में गुजराती समाज भवन में ऊपर के हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वो ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। एक बार एक आदमी के पीछे भगा हुआ आ रहा था, तो एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों भग रहे हो उसके पीछे? बोलो पकड़ो पकड़ो। बोले क्यों भग रहे हो उसके पीछे? बोले मैं क्या भग रहा हूँ? बोले मैंने इसकी कविता सुन ली, अभी ये नहीं सुन रहा है मेरी। तो अब हुआ ये कि कल जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें मैंने कविता सुना दी थी, तो अब सुना दी थी तो बात का हक बनता है कि मैं भी उनकी कविताएं सुनूं। बहरहाल वो कार्यक्रम अपन ने रखा है,
तो उसमें ये रखा है कि जो माहेश्वरी भवन में जिनका आवास की व्यवस्था है वो पहले कविता पाठ कर लें, पहले लिखा करके, क्योंकि उनको पहले निकल जाना पड़ेगा। बाकी जिनकी जो 5-7 होटलों में व्यवस्था है वो वहीं आराम से कविता पाठ में शामिल हों, तो ये सब करेंगे। और आज के हमारे जो सत्र के अतिथिगण हैं, वक्तागण हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विजय झुंझुनवाला को। विजय जी और राजगोपाल जी सुरेखा। अध्यक्षा सत्या उपाध्याय जी, प्रोफेसर सत्या उपाध्याय। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी को, डॉक्टर कमला प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी को, डॉक्टर विनय संडगी राजाराम जी, उधर डॉक्टर विनय संडगी राजाराम जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी उस तरफ, श्री परमत खाम एक जी को, प्रोफेसर परमत खामिक जी। चलिए, प्रोफेसर अजय पटनायक जी, नहीं, प्रोफेसर अजय पटनायक जी, पहले व्यक्ति छूट गए। हाँ, हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। और अब हमारे इसका सत्र का संचालन करने वाली डॉक्टर यीतू सिंह, खिदिरपुर कॉलेज में प्राध्यापिका। चलो आगे चलो। ग्रुप फोटो खड़े हो जाओ, ग्रुप फोटो ले। मैं मंच पर हमारे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास जी मुंडरा को आमंत्रित करता हूं। अगले इसी में सत्र में सम्मान सत्र रखा है, उसमें हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों का और पत्रकारों का सम्मान है। तो डॉक्टर विठल दास जी मुंडरा। हो गया, ठीक। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ लेखक पत्रकार श्री श्रीनिवास जी शर्मा। श्रीनिवास जी शर्मा सुना नहीं है क्योंकि कोई हरकत नहीं कर रहे हैं वो। श्रीनिवास जी शर्मा, गीतेश जी भाई साहब थोड़ा उनको सचेत कीजिए। आप भी आइए, गीतेश जी शर्मा, गीतेश जी शर्मा। अच्छा, ये श्रीमती के चेलम, श्रीमती के चेलम,
और सुश्री सुलोचना जी, सिद्धेश जी, सिद्धेश जी, श्रीमती आर पार्वती तमिलनाडु से, हाँ आइए 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 आइए, और श्रीमती अहिल्या मिश्र हैदराबाद से, और हमारे पत्रकार बंधुगण संपादकगण श्री विश्वम्बर नेवर छपते छपते और ताज़ा टीवी, श्री सुरेंद्र सिंह सनमार्ग, श्री तारकेश्वर मिश्रा प्रभात खबर, श्री रविंद्र राय राजस्थान पत्रिका, डॉक्टर एस आनंद सलाम दुनिया, श्री जय कृष्ण वाजपेयी दैनिक जागरण, सुश्री मनोज्ञा लोहीवाल, और श्री प्रदीप शुक्ला विश्वमित्र। अरे आइए आइए, हाँ सिद्धेश जी, श्री हरिकिशोर प्रताप सिंह, वाह, अब वो बच्चे चले गए, नहीं तो तालियों का टोटा नहीं था, बहुत अच्छे से चल रहा था तालियों का कार्यक्रम, लेकिन अब ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, महत्वपूर्ण कार्य किया है रविंद्र संगीत का, बांग्ला से हिंदी में, और पूरी तरह से गे
जैसे बांग्ला में गाया जाता है वैसे हिंदी में गाया जाएगा, ऐसा अनुवाद किया है और ऐसे अनुवाद होने चाहिए, जो जिसकी बात अपन सत्रों में कर रहे थे। तो उसके लिए हम सम्मान करते हैं संस्थाओं की ओर से श्री दाऊलाल जी कोठारी का। बस हो गया, ठीक है। अब आप प्रस्तुत करते हैं उसकी, अब आ जाओ आप प्रस्तुत करो। हम लोग रविंद्र संगीत हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में प्रथम बार सुन रहे होंगे, इसलिए जो गीत गाए जाएंगे उसके बोल हम आपको वितरित करते हैं। हम छपा के लाए हैं कि कौन से गीत हम। अच्छा, ये भी है कि बांग्ला में क्या था वो नागरी लिपि में लिखा है, और हिंदी उसका अनुवाद क्या है ये भी बगल में है, और एक ही स्वर में गेय है। वैसे हम मुखड़ा सबका सुनाएंगे, लेकिन एक का एक गीत अंततः आपको बगल बगल भी सुना देंगे पूरा। आपको लगे, ये लगना चाहिए मेरे अनुवाद का जैसे आदर्श ये है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मतलब बंगाली बाबू हिंदी बोल रहा है। ऐसा होना चाहिए कि क्या रविंद्रनाथ हिंदी भी लिखते थे क्या? यदि हिंदी उस स्तर की हो जिस स्तर का रविंद्रनाथ के बंगाली है तो मेरा अनुवाद सही है। आदरणीय जयकिशन दास जी सादानी ने मुझे मंत्र दिया था कि अनुवाद उस दृष्टि से करिए आप। तो वैसे बहुत से लोग चले गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो आज थोड़ा सामने आ जाए तब आप इसको ठीक एंजॉय कर पाएंगे। जिनके हाथ में कागज़ पहुंच चुका है वो थोड़ा ऊपर से देखिए कि सबसे ऊपर रविंद्रनाथ का चित्र है, जिन्होंने अपने गीतों के विषय में लिखा है। तो ये जो बाईं तरफ है रविंद्रनाथ की कलम से उन्होंने ही लिखा था, ये मुझे कहीं मिल गया था तो मैंने छपवा दिया है, और वो उसका बांग्ला रूप है, और मैंने हिंदी उसका कविता में ट्रांसलेशन किया है। रविंद्रनाथ कहते हैं, मैंने गीत कौन सा किसको दान कर दिया यह मत पूछो, पड़ा रहा मैं उसके हित वो दे पाए सम्मान उसे जो। मेरे गीत सुने क्या तुमने? तो वे अपने कहते थे कि ये मेरे ध्यान का धन है, ध्यान में उपलब्ध अनुभूतियों का संग्रह है रविंद्रनाथ के गीत। हमारा पहला गीत है चरणों धरिते दियो गो अमर। बहुत गंभीर प्रार्थना है ये, हिंदी से आप समझ जाएंगे। चरणों धरिते दियो गो हमारे, नियो ना शराय। जीवन সুখ দুঃখ দিয়ে বুকে ধরিব জড়ায়ে, চরণ স্পর্শ करने दे मुझको करुणा, इन्हें दूर मुझसे। जीवन मरण में सुख और दुख में रख लो लगाए हृदय से।
करने दे मुझको करुणा, इन्हें दूर मुझसे। पतित शिथिल है मेरी कामनाएं, कितना फिरा इनको उठाए। पतित शिथिल है मेरी कामनाएं, कितना फिरा इनको उठाए। हाथों से अपने हार पिरोए, मुझे ना बिखेरो ऐसे। चरण स्पर्श करने दे मुझको करुणा, इन्हें दूर मुझसे। प्यासी सदा वासना वेदनाएं, रक्षा करो मारो इनको, अंतिम जय हो इस द्वंद में वो। हारे जो तुमसे निज को, दीन स्वयं को वारे वारे, और फिरे ना द्वारे द्वारे। दीन स्वयं को वारे वारे, और फिरे ना द्वारे द्वारे। माला वरण की पहना के मुझको अपना ले, अपना बना ले। चरण स्पर्श करने दे मुझको करुणा, इन्हें दूर मुझसे। हमारा दूसरा गीत है चोखेर आलोय देखे छिलम। इसमें कवि कहता है कि मैंने आंखों से बहुत देखा लेकिन अंदर नहीं देखा, वो मैं आज देखूंगा। उनकी व्यथा है। ये भी एक गंभीर प्रार्थना गीत है। और आप लोग इसे इस दृष्टि से सुनिए कि ये हिंदी लगता है कि नहीं।
रविंद्रनाथ की हिंदी लगनी चाहिए। চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে, आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही, आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही, अंदर आज देखूंगा जब आलोक नहीं, आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही। जब धरा पर नहीं मिलती तब तुम्हीं से हृदय भरती, जब